Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss a very important topic, that is alterations in the body temperature. ठीक है, मतलब कौन कौन सी चेंज होती है बॉडी टेम्परेचर में और उनका रिजल्ट क्या होता है. ठीक है, तो क्या लिखा है, इट्स अ कंडीशन इन विच द नॉर्मल रेगुलेशन और एक्सचेंज बिटवीन द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी एंड हीट लॉस्ट बाय द बॉडी इज डिस्टर्ब्ड. क्या होती है, एक ऐसी कंडीशन होती है, ठीक है ना, अल्ट्रेशन इन बॉडी टेम्परेचर एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि जो अगर हम नॉर्मली बात करें, बॉडी जो है वो टेम्परेचर को रेगुलेट कर रही होती है ना, नॉर्मल रेंज में जो है उसको जो है बैलेंस में रख रही होती है. लेकिन क्या होता है, जब अल्ट्रेशंस आती हैं तो ये नॉर्मल रेगुलेशन नहीं हो पाता, ये डिस्टर्ब हो जाता है. या फिर जो हीट प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी एंड हीट लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी जो होता है ना, हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी, इन दोनों के बीच का जो बैलेंस होता है जब वो बिगड़ जाता है तो उसको हम अल्ट्रेशन बोल सकते हैं. अब इस बिगड़ने की वजह से दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से अबोव चला जाएगा या फिर नॉर्मल से बिलो चला जाएगा. मतलब कि बॉडी टेम्परेचर या तो बढ़ जाएगा या तो डिक्रीज़ हो जाएगा. वही लिखा है, इन सच कंडीशंस क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर इधर जो है वो इंक्रीज़ होगा अबोव द नॉर्मल और डिक्रीज़ होगा बिलो द नॉर्मल सेट पॉइंट. ठीक है, जो नॉर्मल सेट पॉइंट है 36.5 डिग्री सेल्सियस टू 37.5 डिग्री सेल्सियस, इस नॉर्मल रेंज से या तो ऊपर चला जाएगा या फिर इससे नीचे चला जाएगा. यही दो कंडीशंस हैं. ऑब्वियसली बात है, प्राइमरी अल्ट्रेशंस. अब यहाँ पे कुछ अल्ट्रेशंस लिखी हैं, क्या क्या हो सकता है जब अल्ट्रेशंस बॉडी टेम्परेचर में देखने को मिलते हैं विद इन अ पर्सन. ठीक है, नाउ प्राइमरी अल्ट्रेशन कौन कौन सी है. सबसे पहले पायरिक्शिया या फिर हाइपरथर्मिया की बात करते हैं. पायरिक्शिया या फिर हाइपरथर्मिया की जब हम बात करते हैं, इसमें क्या होता है, नॉर्मल टेम्परेचर रेंज आपको पहले पता होना चाहिए कितना होता है, 36.5 डिग्री सेल्सियस टू 37.5 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, टेम्परेचर मोर देन द नॉर्मल रेंज. जो मैंने कहा अभी, जो नॉर्मल रेंज मैंने बताया 36.5 टू 37.5 डिग्री सेल्सियस, उससे अबो रहेगा, बॉडी टेम्परेचर उससे ज़्यादा होगा, और इसी कंडीशन को हम हाइपरथर्मिया बोलते हैं. पायरिक्शिया को ही क्या बोलते हैं, हाइपर मतलब इंक्रीज, थर्मिया मतलब टेम्परेचर. जब बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल से अबो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पायरिक्शिया या फिर हाइपरथर्मिया बोलते हैं, और इसी कंडीशन को हम फीवर भी बोलते हैं, याद रखना. दूसरी चीज़ हाइपोथर्मिया, बिल्कुल इसके उल्टा, बिल्कुल इसके अपोजिट अगर चलें तो हाइपोथर्मिया देखने को मिलता है. हाइपो मतलब बिलो, थर्मिया मतलब टेम्परेचर, मतलब नॉर्मल रेंज जो मैंने बताया उससे जो है टेम्परेचर जो है क्या होगा, बिलो ही रहेगा, मतलब उससे कम ही रहेगा. और ये जो पायरिक्शिया और हाइपरथर्मिया कंडीशन है, ये कहाँ पे देखने को मिलेगी. और वैसी बात है, जब नॉर्मली क्या होता है, पेशेंट को कोई भी या किसी भी इंडिविजुअल कोई भी इन्फेक्शन होता है ना, कोई भी इन्फेक्शियस कंडीशन आती है, तो उस इन्फेक्शन के साथ लड़ने के लिए वहाँ पे क्या होता है, बॉडी जो अपना टेम्परेचर बढ़ाती है. मतलब कि उन जर्म्स को वहाँ पे, ऑब्वियसली बात है, वहाँ पे जर्म्स होंगे, जर्म्स जो बॉडी में एंटर करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं. उन जर्म्स को मारने के लिए बॉडी अपना टेम्परेचर इंक्रीज करती है, उसको हम पायरिक्शिया बोलते हैं या फीवर बोलते हैं. समझ आ गया. हाइपोथर्मिया में क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर जो वो नॉर्मल रेंज से हमेशा कम ही होता है, और नॉर्मल रेंज से कितना कम होगा, 35 डिग्री सेल्सियस से भी कम चला जाता है इसमें टेम्परेचर. और ये कंडीशन जो है कब देखने को मिल सकती है, ये कंडीशन जो है, जैसे बहुत ज़्यादा कोल्ड में अगर कोई रहता है या फिर कोई स्नो में अटक जाता है, मतलब बर्फ़ में अटक जाता है और बिना किसी प्रोटेक्शन के, तो वहाँ पे ये हाइपोथर्मिया देखने को मिलता है. या फिर अगर मैं इन्फेंट्स की बात करूँ, अगर हम ज़्यादा देर उनको क्या रखेंगे, अगर हम एसी रूम में उनको रखेंगे, क्योंकि उनका जो है थर्मोरेगुलेटरी मैकेनिज्म जो वो प्रॉपरली डेवलप ही नहीं हुआ था, है ना, उनका जो, क्योंकि उन बेचारों में क्या होता है कि वो अपना टेम्परेचर रेगुलेट ही नहीं कर पाती अपनी उनकी बॉडी, तो इसलिए उनमें हाइपोथर्मिया की कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा रैपिडली जो है वो देखने को मिलती है ना. सेवियर कोल्ड में हाइपोथर्मिया देखने को मिलता है. देन हाइपर पायरिक्शिया, अब इस टेम्परेचर से भी अगर इंक्रीज होगा टेम्परेचर तो उसको हाइपर पायरिक्शिया बोलते हैं, क्योंकि हाइपर मतलब इंक्रीज, पायरिक्शिया टेम्परेचर मतलब कि यहाँ पे 105 डिग्री फ़ारेनहीट से अबो टेम्परेचर रहेगा, और डिग्री सेल्सियस में देखें तो 40.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है इससे भी ऊपर टेम्परेचर रहेगा, उसको हम हाइपर पायरिक्शिया बोलते हैं. ठीक है ना. और ये कंडीशन आपको कब देखने को मिलेगी, एक इमरजेंसी कंडीशन होती है, क्योंकि ये लाइफ थ्रेटनिंग भी होती है ना, पेशेंट की इसमें जान जा सकती है. जैसे सेवियर मलेरिया में ये कंडीशन देखने को मिल सकती है, या फिर मेनिंजाइटिस, जो ब्रेन सेवियर ब्रेन इन्फेक्शन होता है ना, ब्रेन की मेनिंजी जो कवरिंग्स होती है उनमें इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, तब वहाँ पे जो है आपको ये हाइपर पायरिक्शिया देखने को मिलता है. देन उसके बाद इंटरमिटेंट फीवर. इंटरमिटेंट फीवर का मतलब क्या है, एट रेगुलर इंटरवल्स, है ना. एट रेगुलर इंटरवल्स क्या होगा, रेगुलर इंटरवल्स के में क्या होगा, टेम्परेचर राइज एंड फॉल, टेम्परेचर जो है बढ़ेगा कम होगा. ठीक है, बढ़ेगा, अगर फॉर एग्जाम्पल ये नॉर्मल रेंज है, एक सेकेंड सुनना, अगर यहाँ पे नॉर्मल रेंज है, ठीक है, ये नॉर्मल रेंज है यहाँ पे, ठीक है ना. अब यहाँ पे क्या होता है, रेगुलर इंटरवल्स में क्या होगा, यहाँ नॉर्मल रेंज से अबो जाएगा टेम्परेचर, और उसके बाद इसी नॉर्मल रेंज में वापस आएगा. पहले मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उसके बाद जो है कुछ देर तक टेम्परेचर वापस से डिक्रीज होगा. और कभी कभी ये भी देखा जाता है कि सब नॉर्मल टेम्परेचर भी होगा, मतलब इस नॉर्मल रेंज से बिलो भी होगा, बिलो नॉर्मल रेंज इज सब नॉर्मल. ठीक है, सब नॉर्मल रेंज में भी टेम्परेचर देखने को मिलता है, मतलब बिलो नॉर्मल रेंज भी जो है टेम्परेचर देखने को मिलता है. ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, वापस से नॉर्मल आता है. लेकिन इसमें ये भी देखा जाता है
कि टेम्परेचर जो है इस नॉर्मल रेंज से कम भी होता देखा जाता है, यही लिखा है ना। इवन सब नॉर्मल टेम्परेचर जो मैंने कहा, ठीक है, ये भी देखने को मिलता है। मोस्टली जो है ये उन पेशेंट में देखा जाता है जिनमें क्या होता है, जो कि मलेरियल पेशेंट्स होते हैं, उनमें ये देखा जाता है जिनमें मलेरिया होता है ना। और ये साइकिल जो है क्या होता है, ये कंटिन्यूसली रिपीट होता जाता है ना। मलेरियल पेशेंट्स में ऐसा होता है, आप देखोगे क्या होगा पेशेंट में, एक दिन जो मलेरियल पेशेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, उनमें एक दिन क्या होगा, हाई फीवर होगा, है ना। और उसके बाद पहले हाई फीवर होगा एक दिन, उसके बाद पेशेंट जो बिल्कुल ठीक लगने लगता है ना, ठीक लगने लगेगा, और उसके बाद फिर से दोबारा जो है फीवर होता है, दैट इज इंटरमिटेंट फीवर। नाउ रेमिटेंट फीवर मतलब डिफरेंस ऑफ मॉर्निंग एंड इवनिंग टेम्परेचर इज मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस एंड नेवर कम्स इन द नॉर्मल। इसमें क्या होता है, फीवर जो है पेशेंट को पूरे दिन फीवर रहेगा, बट जो डिफरेंस होता है मॉर्निंग और इवनिंग टेम्परेचर में, सुबह और शाम के टेम्परेचर में डिफरेंस, या तो ये तो हाई ही रहेगा, टेम्परेचर नॉर्मल रेंज से हाई ही रहेगा, और लेकिन जो टेम्परेचर होता है इवनिंग में और जो मॉर्निंग में होता है उसके बीच का डिफरेंस जो है वो 2 डिग्री सेल्सियस रहेगा, मतलब उससे भी ज़्यादा। 2 डिग्री सेल्सियस मतलब ये बहुत होता है, 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है उसका डिफरेंस रहेगा। बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये टेम्परेचर कभी भी नॉर्मल रेंज में वापस नहीं आता। और इसमें एग्जाम्पल क्या है, ये कब देखने को मिलता है हमें, जो ये जो सीवियर इन्फेक्शंस के केस में देखने को मिलेगा, जैसे हार्ट का जो एंडोकार्डियम होता है, जब उसको इन्फेक्शन होता है, दैट इज एंडोकार्डाइटिस, ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द एंडोकार्डियम ऑफ द हार्ट, तो वहाँ पे जब वो इन्फेक्शन होगा तो वहाँ पे आपको रेमिटेंट फीवर देखने को मिलता है। तो उसके बाद रिलैप्सिंग फीवर मतलब रिलैप्स का याद रखना, वापस से आएगा। इसमें क्या होता है, बट फीवर जो है वो वापस से आता है, ऐसे याद रखना। पीरियड ऑफ फीवर फॉलोड बाय नॉर्मल टेम्परेचर फॉर 24 to 48 आवर्स। इसमें क्या होगा, पहले पेशेंट जो है उसमें कुछ दिन के लिए फीवर रहेगा, ठीक है, देन उसके बाद अचानक से क्या होगा, 1 या 2 दिन के लिए, मतलब 24 to 48 आवर्स में क्या होगा, उसको सडनली जो है वो क्या होगा, नॉर्मल फील करेगा। पहले कुछ दिन के लिए फीवर होगा, उसके बाद अचानक से क्या होगा, 24 to 48 आवर्स के लिए उसको क्या रहेगा, वो नॉर्मल फील करेगा, है ना, नॉर्मल फील करेगा अच्छे से, और पेशेंट को लगेगा कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन फीवर जो है वो फिर से जो है इसको इन्फेक्ट करे, फिर से जो है फीवर इंक्रीज होगा, इसका बॉडी टेम्परेचर वापस से इंक्रीज होगा, और ये साइकिल जो है वो रिपीट होता जाएगा, कंटिन्यूसली क्या होगा, रिपीट होता जाएगा, यही होता है। और ये देखा जाता है बोरेला इन्फेक्शन में, याद रखना, ठीक है, 7th ये बोरेला इन्फेक्शन में देखा जाता है। देन उसके बाद कांस्टेंट फीवर। व्हाट इज कांस्टेंट फीवर? कांस्टेंट का मतलब होता है कंटिन्यूसली जब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर रिमेंस मोर देन नॉर्मल ऑलवेज, हमेशा जो है क्या होगा, कंटिन्यूसली क्या रहेगा, बॉडी टेम्परेचर जो है वो क्या रहेगा, नॉर्मल से लगातार जो है हाई ही रहेगा, है ना, डे टाइम में, विथ वेरी लेस फ्लक्चुएशन, और इसमें बहुत कम जो है चेंजेस देखने को मिलेगी, लाइक 1 डिग्री सेल्सियस चेंज देखने को मिलेगी। मोस्टली ये कहाँ पे होगा, उन पेशेंट में जिनमें क्या होगा, टाइफाइड, है ना, क्योंकि मतलब इसमें क्या होता है, हम कह सकते हैं टेम्परेचर जो है एक बार बढ़ गया तो कभी भी जो है वो नॉर्मल रेंज में नहीं आएगा, वो कंटिन्यूसली ही जो है वो हाई ही रहता है नॉर्मल रेंज से। और ये इसकी क्लासिक एग्जांपल है टाइफाइड, और टाइफाइड में ये फीवर, कांस्टेंट फीवर जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है ना। अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फीवर, है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको मतलब हर मिनट नहीं हर सेकंड में जो है आपको देखने को मिलेगा आपकी नर्सिंग कोर्स में, ठीक है। फीवर क्या होता है ना, जो मैंने अभी बता दिया, बॉडी टेम्परेचर जब नॉर्मल रेंज से ज़्यादा होगा, नॉर्मल रेंज से अबव जब टेम्परेचर होगा उसको हम फीवर बोलते हैं, ठीक है। अब कुछ सबस्टेंसेस होते हैं जो कि क्या करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, फीवर कॉज करते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास बैक्टीरिया आते हैं ना, जी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, लाइक बैक्टीरिया और वायरसेस आते हैं, ये फीवर कॉज करते हैं, ठीक है। बट जो फीवर है ये बहुत सारे केमिकल जो हमारी बॉडी में बनते हैं उनकी वजह से भी क्या होता है, फीवर कॉज होता है। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल जब कोई भी टिश्यू इंजरी होती है, लाइक मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जब होता है, तो उसके रेस्पॉन्स में जो केमिकल्स जो है बनते हैं बॉडी में, जो केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी में, वो भी क्या करते हैं, वो भी फीवर कॉज करते हैं, वो भी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ाते हैं, ठीक है। नाउ पैथोफिजियोलॉजी मतलब मैकेनिज्म ऑफ फीवर, मतलब कि फीवर कैसे होता है। ध्यान से सुनना, ये फिगर में हम वहाँ पे देखेंगे, एक ये फ्लो चार्ट में दिया है ना। फीवर ऑकर्स ड्यू टू पायरोजेंस। पायरोजेंस वो सबस्टेंसेस होते हैं जो कि क्या करते हैं, फीवर कॉज करते हैं, दे आर पायरोजेंस, ठीक है। ऐसे सबस्टेंसेस जो फीवर कॉज करते हैं उसको हम पायरोजन बोलते हैं। एंड दीज कॉज एन अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द थर्मो रेगुलेटरी सेट पॉइंट इन द हाइपोथैलेमस। ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या होता है, ध्यान से सुनना, देखो अभी नॉर्मल रेंज कितना था, से फॉर एग्जांपल जिस हिसाब से नॉर्मल रेंज होगा उसी हिसाब से याद रखना, उसी हिसाब से बॉडी रिएक्ट करेगी। नॉर्मल रेंज अभी तक नॉर्मली अगर देखें, नॉर्मल रेंज 36.5 डिग्री सेल्सियस टू 37.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 37.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये नॉर्मल रेंज होता है, मतलब नॉर्मली अगर मैं बात करूं। लेकिन अब इसमें क्या होता है, जब फीवर होता है बॉडी में, तो यही नॉर्मल, ये मतलब नॉर्मल सेट पॉइंट है ना, थर्मो रेगुलेटरी सेट पॉइंट भी कह सकते हैं, नॉर्मल सेट पॉइंट, ठीक है, NSP, ठीक है। अब क्या होगा, अब फीवर में जब बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, कोई भी पायरोजन फीवर कॉज करता है, तो क्या होता है, यही नॉर्मल रेंज शिफ्ट होता है, मतलब कि अब बॉडी को लगता है कि नॉर्मल रेंज इससे ऊपर है ना, इसमें नॉर्मल रेंज जो है वो चेंज होता है, नॉर्मल रेंज जो वो चेंज होता है, मतलब शिफ्ट अपवर्ड्स, वो शिफ्ट होता है कहाँ की तरफ, मतलब डिस्प्लेस होता है अपवर्ड्स,
ठीक है, अपवर्ड शिफ्ट होता है। इसमें क्या होता है, अपवर्ड शिफ्ट होता है बॉडी टेम्परेचर में, मतलब जो नॉर्मल है। अब बॉडी को क्या लगता है, अभी तक बॉडी को ये पता था कि ये नॉर्मल रेंज है, बट अब बॉडी को पता चल गया कि अब ये नॉर्मल रेंज है। अब बॉडी इसी हिसाब से बॉडी टेम्परेचर बढ़ाएगी। अगर यहाँ पे टेम्परेचर होगा बॉडी का, उसको क्या लगेगा, उसको लगेगा कि बॉडी में टेम्परेचर कम है, मतलब कोल्ड है, मतलब बॉडी का टेम्परेचर कम है। अब क्या होगा, इसको बॉडी का टेम्परेचर जो नॉर्मल रेंज में लाना है, अब ये बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ये जो है यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाना है, इसी को हम फीवर बोलते हैं। असल में यही चीज़ होती है कि जो थर्मो रेगुलेटरी सेट पॉइंट होता है, क्या होता है, थर्मो रेगुलेटरी सेट पॉइंट जो होता है, सेट पॉइंट, यही याद रखना, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी छोड़ो, बाकी तो बहुत आसान है। यही जो है डिस्प्लेस अपवर्ड्स, डिस्प्लेस है ना, ये ऊपर की तरफ चला जाता है। इसी हिसाब से फिर बॉडी रिएक्ट करके बॉडी टेम्परेचर, उसको पता ही नहीं होता, क्योंकि वो तो नॉर्मल रेंज के, मतलब जो उसको नॉर्मल रेंज हो उसी हिसाब से तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा। अगर ये नॉर्मल रेंज होता, अगर इससे अबव होता टेम्परेचर, बॉडी इसको कम करने की कोशिश करती है। अगर इससे डिक्रीज होता तो बॉडी इसको नॉर्मल रेंज में लाने की कोशिश करती है। बट अब अगर यही एबनॉर्मल है, अब बॉडी को ये एबनॉर्मल लग रहा है, जो असल में नॉर्मल रेंज होता है, ये इस बॉडी को क्या लग रहा है, ये एबनॉर्मल लग रहा है। अब इसको नॉर्मल कौन सा लग रहा है, ये नॉर्मल लग रहा है, क्योंकि मतलब अभी जो सिचुएशन है, अभी जो कंडीशन है बॉडी की, वो ये है। ठीक है, अब इसको बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है कि जो थर्मोरेगुलेटरी सेट पॉइंट होता है वो डिस्प्लेस अपवर्ड्स होता है। ऑनसेट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फीवर फ्रॉम एन इलनेस डिफर्स अकॉर्डिंग टू एज। अब कोई भी अगर डिजीज होती है, कोई भी इलनेस होती है पेशेंट में, तो उसके हिसाब से फीवर होता है। ठीक है ना। अब अगर कोई भी फीवर होता है वो डिपेंड करेगा पेशेंट की एज पे, है ना, पेशेंट की एज पे वो डिपेंड करेगा कि किस हिसाब से फीवर होगा। ठीक है, ध्यान से सुनो, वही लिखा है द ऑनसेट ऑफ फीवर। अब अगर किसी में फीवर हो रहा है विच कैन बी सडन और ग्रेजुअल। अगर मैं बात करूँ चिल्ड्रंस की दैन एडल्ट्स, चिल्ड्रन में क्या होता है, ये जो फीवर होता है वो सडनली आता है और ग्रेजुअली धीरे धीरे मतलब बढ़ता है। बॉडी का टेम्परेचर सडनली इंक्रीज होता है, फिर वो धीरे धीरे जो है वो बढ़ता है फीवर। ठीक है, बट मतलब दैन एडल्ट्स, ठीक है, ये याद रखना। सडन और ग्रेजुअल किस में होता है, चिल्ड्रंस में, दैन एडल्ट्स में नहीं होता। नाउ अमंग इन्फेंट्स यंगर दैन 3 मंथ्स। अब छोटे बच्चे 3 महीने से छोटे जो होते हैं, अगर उनमें माइल्ड एलिवेशन हो, थोड़ा सा भी एलिवेशन होता है बॉडी टेम्परेचर में, ठीक है, या फिर ओल्ड एज की मैं बात करूं, अगर उनमें माइल्ड एलिवेशन होता है बॉडी टेम्परेचर में, तो उसमें क्या होगा, वो सीरियस इन्फेक्शन को दर्शाता है। क्या होता है, अगर छोटे बच्चे 3 महीने से छोटे बच्चे जो होते हैं, या फिर ओल्ड एज वाले बंदे होते हैं, उनमें अगर थोड़ा सा भी माइल्ड एलिवेशन बॉडी टेम्परेचर में देखने को मिलता है, तो वो सीरियस इन्फेक्शन को क्या करता है, दर्शाता है, इंडिकेट करता है। ये याद रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ इन हाइपरथर्मिया, अब हाइपरथर्मिया में क्या होता है, द हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट, जो मैंने अभी कहा, हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट जो मैंने अभी अच्छे से समझा है, इज नॉट चेंज्ड। इसमें क्या होता है, हाइपरथर्मिया की अभी यहाँ पे बात हो रही है। हाइपरथर्मिया में क्या होता है, हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट जो है, जो हाइपोथैलेमस में थर्मोरेगुलेटरी सेट पॉइंट होता है, वो चेंज नहीं होता, बट ड्यू टू एक्सट्रीम एक्सपोजर टू हीट, क्योंकि मतलब हीट अगर बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रही है, अगर आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा हीट एक्सपोजर हो रहा है, द मैकेनिज्म दैट कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर जो है, वो जो मैकेनिज्म होता है जो बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, वो इनइफेक्ट हो जाता है, वो सही से काम नहीं कर पाता। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब सुना यहाँ पे, अब ये जो यहाँ पे है पैथोफिजियोलॉजी, मतलब मैकेनिज्म, एक्चुअल मैकेनिज्म जो होता है फीवर का कैसे होता है। सबसे पहले क्या होता है, पायरोजेंस एंटर करते हैं बॉडी में। क्या होता है, पायरोजेंस जो होते हैं, लाइक हमारे पास बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गए, या फिर जो केमिकल्स टॉक्सिन्स बॉडी में बनते हैं, उनकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में क्या होता है, जैसे वो इन्फेक्शन जो है कॉज करने के लिए आते हैं, तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, अपना सेट पॉइंट जो है वो बढ़ाता है ना। हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट जो होता है, अभी हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट अभी क्या था, 36.5 डिग्री सेल्सियस टू 37.5 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा, देखना जरा, जो मैंने अभी बताया था, अभी तक ये था नॉर्मल ये बताया था। अब क्या करेगा, हाइपोथैलेमस इसको बढ़ाएगा यहाँ तक, ठीक है ना। लाइक फॉर एग्जांपल 37 डिग्री सेल्सियस अभी था, अब ये बढ़ाएगा 39 डिग्री सेल्सियस तक, क्योंकि इसको क्या करना है, अल्टीमेट गोल क्या है, ये जो जर्म्स है, ये जो पायरोजेंस है ना, ये जो पायरोजेंस है, इनको किल करना है। कोई भी बैक्टीरिया, वायरस है, या फिर कोई भी केमिकल है, टॉक्सिन है, इनको मारना है। इसीलिए बॉडी का टेम्परेचर सेट पॉइंट ये क्या करता है, इंक्रीज करता है ना, डायरेक्टली सेट पॉइंट। अब क्या होगा, अब अभी तक बॉडी को लग रहा था 37 डिग्री फॉर एग्जाम्पल डिग्री सेल्सियस जो नॉर्मल है, अब बॉडी को लगेगा 39 डिग्री सेल्सियस जो है वो नॉर्मल है। देखना जरा, थर्मोस्टैटिक सेट पॉइंट इंक्रीज हो गया। अब क्या होगा, हाइपोथैलेमस, क्योंकि बॉडी को अब क्या लगेगी, यहाँ पे बॉडी को क्या लगेगी, सर्दी लगेगी, क्योंकि थर्मोस्टैटिक सेट पॉइंट जो होता है ना, हाइपोथैलेमस यही डिसाइड करता है कि आपको बॉडी में टेम्परेचर कम है या ज़्यादा। देखना नॉर्मल रेंज अगर ये है, नॉर्मल रेंज अगर इससे ज़्यादा होगा टेम्परेचर, तो क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बॉडी में हीट जो है वो ज़्यादा लगेगी, बॉडी को फीवर लगेगा, या फिर अगर बॉडी टेम्परेचर कम होगा तो कोल्ड लगेगी, सर्दी लगेगी। देखो अब ये नॉर्मल रेंज नहीं है, नॉर्मल रेंज ये है, ठीक है, 39 डिग्री सेल्सियस फॉर एग्जाम्पल। अब अगर बॉडी का टेम्परेचर भी यहाँ पे है ना, नॉर्मल इस 36.5 टू 37.5, अब क्या ये नॉर्मल है, नहीं है, ये नॉर्मल टेम्परेचर से कम है, क्योंकि नॉर्मल अभी ये है, यह नहीं है, ठीक है। अभी बॉडी का टेम्परेचर अगर ये है, तो क्या होगा, बॉडी को सर्दी लगेगी। तो सर्दी लगने की वजह से क्या होगा, हाइपोथैलेमस इनिशिएट करेगा, क्या करेगा, हीट जनरेटिंग मैकेनिज्म, मतलब कि हीट राइजिंग, टेम्परेचर राइजिंग मैकेनिज्म को क्या करेगा, इनिशिएट करेगा, जिसमें सबसे पहला है शिवरिंग। शिवरिंग में क्या होता है, कंट्रैक्शन, मसल कंट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, तो क्या होगा, हीट जनरेट हो जाएगी। मैं अच्छे से समझा चुका हूँ इससे पहले। इंक्रीज इन मेटाबॉलिज्म, अब बॉडी का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगा, एनर्जी ज़्यादा यूज़ होगी तो हीट प्रोड्यूस होगी।
और वैसो कन्स्ट्रिक्शन, अब हीट बॉडी से लॉस भी नहीं होनी चाहिए तो वैसो कन्स्ट्रिक्शन होगा, ब्लड वेसल्स कन्स्ट्रिक्ट होंगे, हीट लॉस कम होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, बॉडी का टेम्परेचर सेव रहेगा, बॉडी टेम्परेचर हीट जो है वो सेव रहेगी। अब क्या होगा, इस इन तीनों मैकेनिज्म की वजह से क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर जो है वो रीसेट सेट पॉइंट तक आ जाएगा। अभी तक क्या कर रहा था, अब बॉडी जो है यहाँ तक इस टेम्परेचर को ले जा रही है ना, यहाँ तक ले जा रही है रीसेट सेट पॉइंट तक, ठीक है, यहाँ तक लेगी। अब क्या होगा, इस टेम्परेचर में बॉडी को लगता है कि क्या होगा, जब इस टेम्परेचर पे आता है तब तक पायरोजन वो मार चुकी होती है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर आता है तो बॉडी को फीवर लगने लगता है, मतलब बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लगने लगता है। अब क्या होगा, अब इनिशिएट वो स्टिमुलस भेजेगी हाइपोथैलेमस को, तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, हीट लॉस मैकेनिज्म इनिशिएट करेगा, है ना। क्यों करेगा, ताकि बॉडी टेम्परेचर इतना भी डेंजरस ना हो, इस टेम्परेचर से भी इंक्रीज ना हो, ताकि वो डेंजरस हो सके, ताकि पेशेंट के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सके, इसलिए हीट लॉस मैकेनिज्म यहाँ से इनिशिएट होता है। दैट इज द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ द फीवर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब यहाँ पे फीवर ऑफ अननोन ऑरिजिन या फिर पायरिशिया ऑफ अननोन ऑरिजिन की डेफिनेशन बताई है, ठीक है, फीवर ऑफ अननोन ऑरिजिन या फिर पायरिशिया ऑफ अननोन ऑरिजिन। ये क्या होता है, अगर फीवर किसी में 3 वीक से, है ना, 3 हफ्ते से ज़्यादा होगा, है ना, 3 हफ्ते या फिर उससे ज़्यादा होगा, और उस टेम्परेचर कितना होगा, 38.3 डिग्री सेल्सियस, है ना। अगर किसी पेशेंट में फीवर जो है वो 3 वीक से या फिर 3 हफ्ते से ज़्यादा, और उस कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 38.3 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे भी ज़्यादा अगर टेम्परेचर रहेगा, बिना किसी आइडेंटिफाई कॉज के, हमें कॉज का पता ही नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये डायग्नोज किया जाता है एज फीवर और पायरिशिया ऑफ अननोन ऑरिजिन। या तो फीवर ऑफ अननोन ऑरिजिन फीवर है बट अननोन ऑरिजिन, हमें पता ही नहीं है कॉज क्या है, पायरिशिया है बट ऑफ अननोन ऑरिजिन, हमें पता ही नहीं है क्या है, इसका ऑरिजिन क्या है, ठीक है। नाउ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ द फीवर, यहाँ तक पढ़ेंगे, कल हम टाइप्स इंशाल्लाह जो है डिस्कस करेंगे इसके। नाउ यहाँ पे क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब आपको क्लिनिकली आपको क्या क्या साइंस मिलते हैं जिससे आपको पता चलता है कि फीवर बॉडी में फीवर है। सबसे पहली चीज़, आपको भूख नहीं लगेगी, लॉस ऑफ एपिटाइट होगा। दूसरी चीज़, आपका सर दर्द होने लगेगा, हेडेक होगा। तीसरी चीज़, आप हॉट फील करोगे, आप ड्राई फील करोगे, आपकी स्किन जो फ्लशिड दिखेगी। ड्राई क्यों होगा, क्योंकि बॉडी से पसीना, जब फीवर होता है पसीना आता है, पसीने से क्या होगा, वाटर लॉस होगा, डिहाइड्रेशन होगी, तो ड्राई फील करोगे। हॉट वैसी बात है, फीवर है। थर्स्ट आपको प्यास लगेगी, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, तो आपको फीवर में क्या होता है, पानी जो है गर्म पीना है और ज़्यादा पीना है, ठीक है, तो आपको प्यास लगती है फीवर में। देन उसके बाद मसल्स में एक्स होता है, मसल एक्स होते हैं, क्योंकि मसल्स में भी यहाँ पे अगर वाटर नहीं है तो वहाँ पे मसल्स भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं, वहाँ पे मसल्स में दर्द होने लगता है, मसल्स को प्रॉपरली जो है वो सप्लाई नहीं मिलती, ठीक है, जो नॉर्मल कंडीशंस में होता है, ठीक है, तो इसीलिए मसल एक्स भी होते हैं। फटीग होता है, मसल्स को बहुत काम करना पड़ता है, फटीगनेस होती है, पेशेंट थका हुआ फील करता है, और पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी रेट है, पल्स रेट है, वो भी इंक्रीज दिखेगा, ठीक है। देन उसके बाद कन्फ्यूजन होगा पेशेंट में, अगर कोई भी एल्डरली पेशेंट है उसमें फीवर है तो वहाँ पे कन्फ्यूजन और डेलीरियम देखने को मिलता है, कन्फ्यूजन देखने को मिलता है पेशेंट में। दैट इज़ द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द फीवर। होप कि आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हुई होंगी, ठीक है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने की, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको ज़रा सा भी लगता है कि आपको मेरे वीडियोज़ से हेल्प होती है तो प्लीज़ वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।